हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू किए होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पिछले 2 दिनों से ये चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम है संक्रामक रोगों का नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु सामान्य उपाय, संक्रामक रोग, लक्षण, बचाव और उपचार। इस चैप्टर को पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने पढ़ा कि संक्रमण रोग क्या होते हैं, यानी कम्युनिकेबल डिसीज क्या होता है, उसको कैसे रोक सकते हैं और इनके वाहक कौन कौन होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ, जितने भी कम्युनिकेबल डिसीज है उनके वाहक होते हैं। उसके बाद उनके द्वारा कौन कौन से रोग फैलाए जाते हैं, उन रोगों के लक्षण क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में हमने आपको बताया था और लिखवाया भी था। आई होप कि आपने जितने भी टेबल था जो हमने कल पढ़ा था, जितने भी टेबल को मैंने कहा था कि आपको नोट डाउन अपनी कॉपी में करना है, तो आप लोगों ने लिखा होगा। और कल ही मैंने आपसे कहा था कि अब ये चैप्टर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन सकते थे, करीब करीब इसमें जो एमसीक्यूज बना है 61 या 60 के आसपास है, यानी 60-61 एमसीक्यूज है। तो 60-61 एमसीक्यूज को हमें 1 घंटे में कंप्लीट करना है। ध्यान रखिएगा, 60-61 क्वेश्चन को हमें 1 घंटे में कंप्लीट करना है। तो हम तभी कंप्लीट कर पाएंगे जब मैं आपको डिस्क्रिप्शन ना दूं, एक्सप्लेनेशन ना दूं। एक्सप्लेनेशन के लिए आप अपनी थ्योरी वाली क्लास देख सकते हैं, वहां पे मैंने डिटेल से आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे अभी, आज केवल क्वेश्चन और उसका आंसर मैं आपको बताते चलूंगा। आपको आधे मिनट का समय दूंगा, यानी 10-10, 20-20 सेकंड का। आप खुद कमेंट करिएगा और उसके बाद आप आंसर से अपना मैच करते रहिएगा कि आपने जितना भी पढ़ा है आप कितने ध्यान से पढ़े हैं, पढ़ाई के समय आप कितना क्लास में मौजूद थे, ये सब आपको आज पता लग जाएगा इस एमसीक्यूज के माध्यम से। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग अभी तक नहीं आए हैं क्लास में, जल्दी से आप लोग ज्वाइन करिए क्लास को, ताकि हम एमसीक्यूज स्टार्ट कर सके। जितना जल्दी हो सके क्लास में आप लोग प्रेजेंट होइए। ये एमसीक्यूज की क्लास है और हम आज इस चैप्टर से रिलेटेड कम से कम 60 या 61 प्रश्न करने वाले हैं। और केवल प्रश्न और उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन आज मैं नहीं देने वाला हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और वैसे समय बहुत ज्यादा लग सकता है। तो केवल प्रश्न और उसका आंसर मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको थ्योरी वाली क्लास में मैंने आपको समझाया भी है, लिखवाया भी है, तो वहां से आप सारा डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम अपना स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। चलिए हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दैट इज पहला प्रश्न है जिसको हमने कल भी किया था। और जो लोग पेड बैच वाले होंगे, ठीक है, शायद ये जो एमसीक्यूज है ये ओपन चल रही है, तो जितने भी पेड बैच वाले, कल एक क्वेश्चन हमने किया था एलिसा का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है एंजाइम लाइसेस इम्यून सॉल्यूशन एक्टिविटी। ऑप्शन बी है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेट एसे। ऑप्शन सी है एंजाइम लिंक्ड इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन एक्टिविटी। ऑप्शन डी है एंजाइम लाइसेस इम्यून सॉल्यूशन एसे। आंसर करिए। 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे इस प्रश्न का। मैं थोड़ा सा साइड हट के रहता हूं ताकि आपको क्वेश्चन पूरा दिखे। चलिए ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा है। एलिसा का पूरा नाम क्या है। एंजाइम लाइसेस इम्यून सॉल्यूशन एक्टिविटी। ऑप्शन बी है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेट एसे। ऑप्शन सी है एंजाइम लिंक्ड इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन एक्टिविटी। ऑप्शन डी है एंजाइम लाइसेस इम्यून सॉल्यूशन एसे। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एलिसा यानी ELISA, इसका पूरा नाम है ये वाला, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। मरीज को अस्पताल में रहते हुए अस्पताल से होने वाला संक्रमण कहलाता है। ये भी प्रश्न हमने कल किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नोजोकोमियल संक्रमण, ये हमने कल ही किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, जब एंटीबॉडीज संक्रमित शरीर के अंदर, यानी यहाँ पे संक्रमित शरीर के अंदर बनते हैं, तो इसे कहते हैं। ऑप्शन ए है पैसिव रोग प्रतिरोधक क्षमता। ऑप्शन बी है एक्टिव रोग
प्रतिरोधक क्षमता, यानी यहाँ पे पैसिव है, यहाँ पे एक्टिव है, यहाँ पे दोनों कहा जा रहा है और उपयोग में से कोई नहीं। तो जल्दी से आप आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे, जब एंटीबॉडीज संक्रमित शरीर के अंदर बनते हैं तो इसे कहते हैं। जल्दी से आप लोग आंसर करिए। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक्टिव रोग प्रतिरोधक क्षमता, जब भी कोई पेशेंट या रोगी संक्रमित रहता है और उसके बाद उसमें कोई अगर इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होती है तो उसको हम कहते हैं एक्टिव रोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, पानी को उबालने से सभी जीवाणु मर जाते हैं केवल एक को छोड़कर। एकदम हूबहू मैंने आपको ये पॉइंट लिखवाया था, याद है आप लोगों को? मैंने आपको कहा था कि हूबहू ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। पानी को उबालने से सभी जीवाणु मर जाते हैं केवल एक को छोड़कर। तो ऑप्शन है ए फंजाई, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी है स्पोर्स। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जब पानी को हम बॉयल करते हैं तो ये भी मर जाते हैं, ये भी मर जाते हैं, प्रोटोजोआ भी मर जाते हैं, ये नहीं मरता है, स्पोर्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, वह मच्छर जो पानी के अप्राकृतिक संग्रहों में अधिकतर पैदा होता है। वह मच्छर, यानी आपको मच्छर का नाम बताना है जो पानी के अप्राकृतिक संग्रहों में अधिकतर पैदा होता है। ऑप्शन ए है एनाफिलीज, ऑप्शन बी है क्यूलेक्स, ऑप्शन सी है एंडीज और ऑप्शन डी है मानसोनाइड्स। जल्दी से आप लोग आंसर करिए इस प्रश्न का। वह मच्छर जो पानी के अप्राकृतिक संग्रहों में अधिकतर पैदा होता है, यहाँ पे मच्छर का नाम दिया हुआ है। ऑप्शन ए है एनाफिलीज, ऑप्शन बी है क्यूलेक्स, ऑप्शन सी है एंडीज और ऑप्शन डी है मानसोनाइड्स। जल्दी से आप आंसर करेंगे। राइट आंसर इज सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, एडीज। जो पानी के अप्राकृतिक स्रोतों से पैदा होते हैं उनको कहते हैं एडीज। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है? यहाँ पे आपको कुछ रोग दिए गए और ये पूछा जा रहा है कि कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है, यानी बैक्टीरिया से नहीं होता है। ऑप्शन ए है काली खांसी, ऑप्शन बी है टाइफाइड, ऑप्शन सी है मलेरिया और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न है, आप आंसर कर सकते हैं इसका। बहुत ही आसान प्रश्न है, काली खांसी, टाइफाइड, मलेरिया। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से होता है। मैंने कल ही बताया था जब हम लोग क्लास कर रहे थे, तो वहां पे मैंने बताया था कि मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ की वजह से होती है। और कौन से प्रोटोजोआ की वजह से होती है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ की वजह से ये मलेरिया होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, असुरक्षित जल से फैलने वाली बीमारी, यानी असुरक्षित जल से फैलने वाली बीमारियां निम्नलिखित सभी है सिवाय की। यानी इसमें कुछ बीमारियां दी गई हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से जो 3 बीमारी है वो असुरक्षित जल से फैलती है, एक नहीं फैलती है, वो कौन सी बीमारी है? ऑप्शन में दिया गया है हैजा, पेंचिस, टाइफाइड और चेचक। आंसर करेंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का। असुरक्षित जल से फैलने वाली बीमारियां निम्नलिखित सभी है सिवाय की। ऑप्शन ए हैजा, पेचिस, टाइफाइड और चेचक। राइट आंसर इज डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, चेचक। ये एक वायरस द्वारा फैलता है, ठीक है। वायरस का नाम आप कमेंट करेंगे, कल ही मैंने बताया था। वायरस का नाम आप कमेंट करेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी के संचरण का तरीका है। ऑप्शन ए है मल मौखिक मार्ग, ऑप्शन बी है छोटी बूंद नाभिक, ऑप्शन सी है दूषित रक्त, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 8, हेपेटाइटिस सी के संचरण का तरीका है मल मौखिक मार्ग, छोटी बूंद नाभिक, दूषित रक्त, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का। राइट आंसर इज दूषित रक्त। ये पॉइंट हमने पढ़ा था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि हेपेटाइटिस सी है
और इसका जो संचरण का तरीका है वो दूषित रक्त है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा प्राणी जापानी इंसेफेलाइटिस का एम्पलीफायर है यानी वाहक है? ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है बंदर, ऑप्शन सी है सुअर, ऑप्शन डी है बिल्ली। बहुत ही आसान प्रश्न, इन सभी बीमारियों के बारे में हमने पढ़ा था। कौन सी प्राणी जापानी इंसेफेलाइटिस का एम्पलीफायर है? ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है बंदर, ऑप्शन सी है सुअर, ऑप्शन डी है बिल्ली। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सुअर। सुअर इज राइट आंसर, यानी जापानी इंसेफेलाइटिस का जो वाहक है वो सुअर है। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फीको ओरल, कौन सा रोग फीको ओरल है? ऑप्शन ए है खसरा, ऑप्शन बी है टाइफाइड, ऑप्शन सी है कलरा या हैजा, और ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस ए। आंसर करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 10 का। निम्नलिखित में से कौन सा रोग फीको ओरल है? ऑप्शन ए है खसरा, ऑप्शन बी है टाइफाइड, ऑप्शन सी है कलरा और ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस ए। राइट आंसर इज ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। खसरा, खसरा फीको ओरल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दस्त रोग में मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा है? ऑप्शन ए है उल्टी, पेट में दर्द, निर्जलीकरण या सुस्ती। यहाँ पे दस्त रोग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा है? उल्टी, पेट में दर्द, निर्जलीकरण, सुस्ती। ये भी रोग बार बार आ रहा था जब हम इसका ये चैप्टर स्टडी कर रहे थे। तो जल्दी से आप आंसर करिएगा, दस्त रोग में मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा है? जल्दी से आप लोग कमेंट करें। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, निर्जलीकरण। यानी पूरे बॉडी से पानी जब निकल जाता है यानी निर्जलीकरण हो जाता है तो आदमी की डेथ हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग आंसर करेंगे जल्दी से। बीसीजी वैक्सीन का इंजेक्शन किस प्रकार लगाया जाता है? ऑप्शन ए है इंट्राडर्मल, ऑप्शन बी है सबकॉन्शियस, ऑप्शन सी है इंट्रामस्कुलर और ऑप्शन डी है इंट्रावेनस। आंसर करेंगे, बीसीजी वैक्सीन जो है वो किस प्रकार लगाया जाता है? इंट्राडर्मल द्वारा या सब कॉन्शियस द्वारा या इंट्रामस्कुलर द्वारा या इंट्रावेनस। आंसर करेंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का। आप लोग आंसर करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल द्वारा बीसीजी वैक्सीन लगाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, कॉप्लिक्स स्पॉट्स किस बीमारी में देखने को मिलते हैं? कॉप्लिक्स स्पॉट्स किस बीमारी में देखने को मिलते हैं? छोटी माता में, मम्प्स में, खसरा में, पोलियो में। आंसर करेंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का। जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। कॉप्लिक्स स्पॉट्स किस बीमारी में देखने को मिलते हैं? चिकन पॉक्स में, मम्प्स में, मेजल्स में या पोलियो में। इन सभी बीमारियों का टेबल हमने बना के आपको दिया था, तो उन टेबल को जब आप ध्यान से स्टडी करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। राइट आंसर इज सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। खसरा में कॉप्लिक्स स्पॉट देखने को मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है? हर एक बीमारी का मैंने लक्षण आपको लिखवाया था और बताया भी था। तो उसमें ये पूछा जा रहा है कि जो डेंगू बीमारी होती है तो इनमें से 3 लक्षण तो दिखाई देते हैं, एक लक्षण नहीं दिखाई देता है, वो कौन सा है? ऑप्शन ए है तेज बुखार, ऑप्शन बी है हल्का बुखार, ऑप्शन सी है आंखों में दर्द और ऑप्शन डी है जोड़ों में दर्द। जल्दी से आप आंसर करेंगे। जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 का। 14, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है? ऑप्शन ए है तेज बुखार, हल्का बुखार, आंखों में दर्द, जोड़ों में दर्द। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, हल्का बुखार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वीवीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है वैक्सीन वायबिलिटी मॉनिटर,
ऑप्शन बी है वैक्सीन वायल मॉनिटर, ऑप्शन सी है वैक्सीन वेरिफिकेशन मॉनिटर, ऑप्शन डी है वायरल वायबिलिटी मॉनिटर। आंसर करेंगे आप लोग। वीवीएम का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। आंसर करिएगा। वीवीएम का फुल फॉर्म वैक्सीन वायबिलिटी मॉनिटर, वैक्सीन वायल मॉनिटर, वैक्सीन वेरिफिकेशन मॉनिटर, ऑप्शन डी वायरल वायबिलिटी मॉनिटर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो वीवीएम का फुल फॉर्म है वो है वैक्सीन वायल मॉनिटर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी वस्तु सतह को कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त किस रासायनिक पदार्थ से किया जा सकता है? ऑप्शन ए फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन बी है मेथेनॉल, ऑप्शन सी है ग्लूटाल्डिहाइड और ऑप्शन डी है सोडियम हाइपोक्लोराइड। आंसर करेंगे आप लोग। किसी वस्तु या सतह को कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त किस रासायनिक पदार्थ से किया जा सकता है? ऑप्शन ए फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन बी है मेथेनॉल, ऑप्शन सी है ग्लूटाल्डिहाइड और ऑप्शन डी है सोडियम हाइपरक्लोराइड। जल्दी से आप आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। राइट आंसर इज ऑप्शन डी सोडियम हाइपोक्लोराइड। राइट आंसर इज ऑप्शन डी सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस यानी एमडीआर टीबी की बात की जा रही है। एमडीआर टीबी के इलाज की, ये टाइपिंग एरर है, ये नहीं है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है? कम से कम 6 से 8 माह, ऑप्शन बी है कम से कम 12 माह, कम से कम 18 से 24 माह, कम से कम 24 से 27 माह। जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। 17 का आप आंसर करेंगे। मल्टी ड्रग यानी एमडीआर टीबी के इलाज की अवधि कितनी होती है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी कम से कम 18 से 24 माह होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, कोविड-19 बीमारी का कारक क्या है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी फंगस, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। बहुत ही आसान प्रश्न है, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। देखिए एक भी प्रश्न का मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ, नहीं देने का रीजन यही है कि सारी चीजें मैं आपको थ्योरी में पढ़ा दिया हूँ और यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा तो क्लास बहुत लंबी हो सकती है। ठीक है, 2 घंटे से ऊपर जा सकती है। तो मैं केवल क्वेश्चन और आंसर, यानी मेरा मकसद ये है कि बस कैसे क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, और उसी का प्रिपरेशन मैं करा रहा हूँ आपको कि इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे और आप आंसर आप प्रिपेयर रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वायरस। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, टीबी की जांच के लिए किए जाने वाला ट्यूबरकुलिन टेस्ट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिक टेस्ट, ऑप्शन बी है मोंटॉक्स टेस्ट, ऑप्शन सी है बीडीआरएल टेस्ट, ऑप्शन डी है एलिसा टेस्ट। कल ही पढ़ा था, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 19 का, टीबी की जांच के लिए किए जाने वाला ट्यूबरकुलिन टेस्ट को क्या कहते हैं? सिक टेस्ट, मोंटॉक्स टेस्ट, बीडीआरएल टेस्ट, एलिसा टेस्ट। जल्दी से आंसर करेंगे। राइट आंसर इज मोंटॉक्स टेस्ट। ठीक है, मोंटेक्स टेस्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, टाइफाइड बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन ए है वाइडल टेस्ट, ऑप्शन बी है मिलियार्ड टेस्ट, ऑप्शन सी है कान टेस्ट और ऑप्शन डी है मोंटॉक्स टेस्ट। जल्दी से आंसर करें आप। टाइफाइड बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? आंसर करेंगे आप लोग जल्दी से, जितना जल्दी हो सके आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर इज ऑप्शन ए वाइडल टेस्ट। अभी मोंटॉक्स टेस्ट के बारे में बताया था, एमडीआर टीबी के लिए किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का, एचआईवी संक्रमण पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? एचआईवी संक्रमण पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? नॉर्दर्न ब्लॉट तथा एलिसा, ऑप्शन बी है
इम्यून ब्लॉट तथा एलिसा, साउदर्न ब्लॉट तथा एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉट तथा एलिसा। जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। राइट आंसर इज वेस्टर्न ब्लॉट तथा एलिसा, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं। 22, किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र के भीतर किसी बीमारी या संक्रामक एजेंट की निरंतर उपस्थिति को कहा जाता है। ऑप्शन ए सर्वव्यापी महामारी, ऑप्शन बी है स्थानिक, ऑप्शन सी है महामारी, ऑप्शन डी है स्पोराडिक। आंसर करिएगा आप लोग। किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र के भीतर किसी बीमारी या संक्रामक एजेंट की निरंतर उपस्थिति को कहा जाता है। ऑप्शन ए सर्वव्यापी महामारी, ऑप्शन बी है स्थानिक, ऑप्शन सी है महामारी, ऑप्शन डी है स्पोराडिक। तो आंसर करिएगा जल्दी से आप लोग। राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्थानिक। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। वह व्यक्ति, जानवर, वस्तु या पदार्थ जिससे संक्रामक एजेंट गुजरता है या पोषिता में प्रसारित किया जाता है उसे निम्न कहा जाता है। ऑप्शन ए है भंडार, ऑप्शन बी है वाहक, ऑप्शन सी है स्रोत, ऑप्शन डी है अंतर्निहित संक्रमण। बहुत ही आसान प्रश्न है, जल्दी से आप आंसर करिएगा। वह व्यक्ति, जानवर, वस्तु या पदार्थ जिससे संक्रामक एजेंट गुजरता है या पोषिता में प्रसारित किया जाता है उसे निम्न कहा जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, जल्दी से आप आंसर करिए। राइट आंसर इज ऑप्शन बी वाहक। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग कार्यक्रम में यहाँ पे खाली स्थान छोड़ा गया है, वो छोड़कर निम्नलिखित बीमारियां शामिल है। यानी जो राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग है उसमें इसमें से 3 बीमारियां शामिल है, एक बीमारी शामिल नहीं है। उस एक बीमारी को बताना है जो शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है कुष्ठ रोग, ऑप्शन सी है चिकनगुनिया, ऑप्शन डी है जापानी इंसेफेलाइटिस। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग जो है इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। हालांकि अभी इस चैप्टर में मैंने आपको नहीं बताया, आगे आने वाले चैप्टर में मिलेगा, तो इसलिए इस चैप्टर में मैंने नहीं बताया था आपको। यहाँ पे फिलहाल आप आंसर करिए अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग, राइट आंसर इज कुष्ठ रोग, जिसको हम चर्म रोग भी कहते हैं, ये शामिल नहीं है उसमें। चलते हैं 25 की तरफ। कालाजार बुखार कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? डेंगम फ्लाई, ऑप्शन बी है टेस्ली मक्खी, ऑप्शन सी है बड़ मक्खी, ऑप्शन डी है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 25 का आप आंसर करेंगे। कालाजार बुखार कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? डेंगम फ्लाई, मच्छर या मक्खी, टेस्ली मक्खी, बड़ मक्खी, ये सभी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बड़ मक्खी के काटने से कालाजार बुखार होता है। अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। संदेश प्रसारित करने वाले व्यक्ति को निम्न कहा जाता है। ऑप्शन ए है एनकोडर, ऑप्शन बी है प्राप्तकर्ता, ऑप्शन सी है डिकोडर, ऑप्शन डी है विचारक। जल्दी से आंसर करिए। संदेश प्रसारित करने वाले व्यक्ति को निम्न कहा जाता है। एनकोडर, प्राप्तकर्ता, डिकोडर, विचारक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एनकोडर कहा जाता है। राइट आंसर इज एनकोडर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, वैक्सीन यायल मॉनिटर का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पे वैक्सीन यायल मॉनिटर का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करे, ऑप्शन बी है वैक्सीन के नुकसान को रोकना, ऑप्शन सी है सुनिश्चित करे कि गर्मी से क्षतिग्रस्त टीकों को प्रशासित नहीं किया जाना चाहिए, और ऑप्शन डी है आसान प्रशासन। तो आंसर करिए आप लोग जल्दी से। वैक्सीन यायल मॉनिटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, यानी सुनिश्चित करें कि गर्मी से क्षतिग्रस्त टीकों को प्रशासित नहीं किया जाना चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28।
एक संक्रामक एजेंट द्वारा आक्रमण और रोग के पहले संख्या का प्रकट होना और रोग के लक्षण के बीच के समय अंतर को कहा जाता है। यानी एक संक्रामक एजेंट द्वारा आक्रमण और रोग के पहले का प्रकट होना और रोग के लक्षण के बीच का समय अंतराल, ये समय अंतराल को कहा जाता है। ऑप्शन ए है क्रमिक अंतराल, ऑप्शन बी है उष्मायन अवधि, ऑप्शन सी है अव्यक्त अवधि और ऑप्शन डी है संचारी अवधि। तो जल्दी से आप आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का। 28 का आप लोग आंसर करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी उष्मायन अवधि। इसको हम उष्मायन अवधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर मूव करते हैं। 29, चिकनगुनिया वायरस लोगों में फैलता है, किसके द्वारा फैलता है भाई? सूअर के द्वारा, मच्छर का कटा हुआ, ऑप्शन सी है चिकन, ऑप्शन डी है पक्षियों द्वारा। आंसर करेंगे आप चिकनगुनिया वायरस। यहाँ पे चिकनगुनिया वायरस लोगों में फैलता है, किसके द्वारा? यानी वाहक आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी मच्छर का काटा हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हेपेटाइटिस डी संक्रमण तभी होता है जब व्यक्ति के लिए पॉजिटिव है, यहाँ पे खाली स्थान छोड़ा गया है, इन तीनों में से कोई एक भरना है। ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस सी और ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस ई। जल्दी से आंसर करिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 का। हेपेटाइटिस डी संक्रमण तभी होता है जब व्यक्ति को इन चारों में से कोई एक बीमारी ऑलरेडी रहती है, या तो हेपेटाइटिस ए हो, या उससे हेपेटाइटिस बी हो, या हेपेटाइटिस सी हो, या हेपेटाइटिस ई हो। तो जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 का। आंसर करेंगे आप लोग। राइट आंसर इज हेपेटाइटिस बी। जब किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी रहता है तभी जाकर उसको हेपेटाइटिस डी होता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, जल्दी से आंसर करिए, खाली स्थान छोड़ा गया है। में विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है, यानी किस माह में विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है? आंसर करेंगे 31 का। किस माह के अंतिम सप्ताह में विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है? अप्रैल का अंतिम सप्ताह में, जून के अंतिम सप्ताह में, या मई का अंतिम सप्ताह में? इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से आंसर करिए आप लोग। आंसर करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ग्राम ऋणात्मकता, ग्राम ऋणात्मक यानी ग्राम निगेटिव जीवाणु का उदाहरण है। ऑप्शन ए है, उदाहरण है, ऑप्शन ए है लिस्टोरिया मोनोसाइटोजेंस, ऑप्शन बी है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ऑप्शन सी है विनियोलेरी, ऑप्शन डी है स्टेफिलोकोकस ओरियस। जल्दी से आप आंसर करेंगे। ग्राम नेगेटिव जीवाणु का उदाहरण है, ऑप्शन ए है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, ऑप्शन बी है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ऑप्शन सी है विनियोलरी और ऑप्शन डी है स्टेफिलोकोकस ओरियस। जल्दी से आंसर करिए 32 का। राइट आंसर इज ऑप्शन सी विनियोलरी। ठीक है, विनियोलरी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, जी निल्सन तकनीक द्वारा किस स्थिति की पहचान की जाती है? टाइफाइड, क्षय, उपदंश, मलेरिया। आपको ये जी निल्सन एक टेक्नोलॉजी है, इसके द्वारा कौन सी बीमारी का पता लगाया जाता है वो आपको बताना है। टाइफाइड, क्षय, उपदंश या मलेरिया। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 का। 33 का आप लोग आंसर करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्षय रोग का पता लगाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, नोजोकोमियल संक्रमण कौन सा है? घर से होने वाला संक्रमण, अस्पताल से होने वाला संक्रमण, जानवरों से होने वाला संक्रमण, मच्छर के काटने से होने वाला संक्रमण। जल्दी से आंसर करिए आप लोग। बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को हम
3 बार डील कर चुके हैं, कल भी डील किए थे, अभी स्टार्ट में भी डील किए हैं और फिर से ये क्वेश्चन आ गया। जल्दी से आंसर करिए, नोजोकोमियल संक्रमण कौन सा है। अब तो आपको ये भूलना नहीं चाहिए क्योंकि ये 3 बार आपके सामने आ चुका है। तो नोजोकोमियल संक्रमण, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अस्पताल से होने वाला संक्रमण। कल ही मैंने लिखवाया भी था आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, बहुरूपता प्लियोमॉर्फिज्म किस बीमारी में देखी जा सकती है। ऑप्शन ए है रूबेला, ऑप्शन बी है छोटी चेचक, ऑप्शन सी है टाइफाइड बुखार, ऑप्शन डी है डेंगू बुखार। आंसर करिएगा आप लोग जल्दी से। बहुरूपता किस बीमारी में देखी जा सकती है। ऑप्शन ए है रूबेला, ऑप्शन बी है छोटी चेचक, ऑप्शन सी है टाइफाइड बुखार और ऑप्शन डी है डेंगू बुखार। आंसर करिए आप लोग 35 का। बहुरूपता देखी जाती है छोटी चेचक में। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सी कोशिकाएं विषाणु संक्रमित कोशिकाओं को मारकर जन्मजात प्रतिरक्षा में भाग लेती है। यानी यहाँ पे आपको कोशिका का नाम पूछा जा रहा है, उस कोशिका का नाम जो विषाणु संक्रमित कोशिका को मारकर और जन्मजात प्रतिरक्षा में भाग लेती है। ऑप्शन ए है मैक्रोफेज, ऑप्शन बी है टी कोशिका, ऑप्शन सी है एनके कोशिका, ऑप्शन डी है न्यूट्रोफिल। तो आंसर करिए आप लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 36 का। 36 का आप लोग आंसर करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, एनके कोशिका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, अस्पताल से होने वाला सर्वाधिक सामान्य संक्रमण से होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हुआ है, ये नहीं होगा। ठीक है, और अस्पताल में होने वाले सर्वाधिक सामान्य संक्रमण होते हैं पाचन प्रणाली से, गुर्दे से, मूत्राशय से, श्वसन प्रक्रिया। आंसर करिए 37 का आप लोग। अस्पताल में होने वाला सर्वाधिक सामान्य संक्रमण होते हैं पाचन प्रणाली, गुर्दे, मूत्राशय, श्वसन प्रक्रिया। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, श्वसन प्रक्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु कृंतकों द्वारा संक्रमित होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु कृंतकों द्वारा संक्रमित होता है। ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस ए वायरस, ऑप्शन बी है पोलियो विषाणु, ऑप्शन सी है नार्वोकक विषाणु, ऑप्शन डी है इबोला विषाणु। आंसर करिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 38 का। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से विषाणु का नाम पूछा जा रहा है जो कृंतकों द्वारा संक्रमित होता है। हेपेटाइटिस ए है या पोलियो विषाणु है या नार्वोकक विषाणु है या इबोला विषाणु है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा इबोला विषाणु, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी इबोला विषाणु। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायुजनित है। ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस है, खसरा, हैजा, टाइफाइड। यानी इनमें से कौन सी बीमारी एयर द्वारा फैलती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी वायुजनित है। हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी है खसरा, ऑप्शन सी है हैजा, ऑप्शन डी है टाइफाइड। तो जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे इसका। सॉरी, कहाँ गया ये।
ठीक है, चलिए इसका जो राइट आंसर होगा 39 का वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, खसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में कौन सा भक्षकाणु क्रिया फोगोसिटिक क्रिया करता है? ऑप्शन ए न्यूट्रोफिल, ऑप्शन बी है इओसिनोफिल्स, ऑप्शन सी है पॉलीमार्पर्स और ऑप्शन डी है बोसोफिल। जल्दी से आप लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 40 का यानी प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन सा भक्षकाणु क्रिया यानी फोगोसिटिक क्रिया करता है? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स, ऑप्शन सी है पॉलीमार्फस और ऑप्शन डी है बोसोफिल। क्वेश्चन नंबर 40 का आप लोग आंसर करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन ए न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 41। इनमें से कौन सी बीमारी हवा के कणों द्वारा नहीं फैलती है? ऑप्शन ए है खसरा, ऑप्शन बी है चिकन पॉक्स, यहाँ पे बिकन पॉक्स कर दिया है भाई साहब, ये चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स। ऑप्शन सी है पोलियोमेलाइटिस और ऑप्शन डी है क्षय रोग। आंसर करेंगे 41 का, इनमें से कौन सी बीमारी हवा के कणों द्वारा नहीं फैलती है? यानी इसमें से बाकी जो बीमारी है वो हवा के द्वारा फैलती है, एक बीमारी नहीं फैलती है, वो कौन सी बीमारी है? तो वो बीमारी है आपका पोलियोमिलाइटिस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। 41 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, पोलियोमिलाइटिस। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। जू द्वारा नहीं फैलने वाली बीमारी, ऑप्शन ए है एपिडेमिक टाइफस, ऑप्शन बी है क्यू फीवर, ऑप्शन बी है रिलैप्सिंग फिका और ऑप्शन डी है ट्रेंच फीवर। आंसर करेंगे जल्दी से आप लोग 42 का। जू द्वारा नहीं फैलने वाली बीमारी है एपिडेमिक टाइफस, ऑप्शन बी है क्यू फीवर, ऑप्शन सी है रिलैप्सिंग फिका, ऑप्शन डी है ट्रेंच फीवर। आंसर करिए आप लोग। राइट आंसर इज ऑप्शन बी क्यू फीवर, ये जू द्वारा नहीं फैलती है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। वेरिसेला वैक्सीन है, ऑप्शन ए मृत टीका, ऑप्शन बी है इम्यूनो ग्लोबुलिन, ऑप्शन सी है जीवित तनुकृत टीका, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर करेंगे आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 43 का, वेरिसेला वैक्सीन है, मृत टीका, इम्यूनो ग्लोबुलिन, जीवित तनुकृत टीका, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग आंसर करिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जीवित तनुकृत टीका इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। आंसर करेंगे जल्दी से। खसरे के टीके का प्रशासन मार्ग है, खसरे के टीके का प्रशासन मार्ग है, ऑप्शन ए है अंतवर्षीय, ऑप्शन बी है अत्वचीय, ऑप्शन सी है अंतर्देशीय, ऑप्शन डी है मौखिक। तो आप आंसर करेंगे। खसरे के टीके का प्रशासन मार्ग आपको बताना है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक आंसर करना है जल्दी से 44 का। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर अत्वचीय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45। मम्प्स की उष्मायन अवधि है, ऑप्शन ए है 0 से 1 सप्ताह, ऑप्शन बी है 1 से 2 सप्ताह, ऑप्शन सी है 2 से 4 सप्ताह, ऑप्शन डी है 5 से 8 सप्ताह। जल्दी से आप लोग आंसर करिए। जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। मम्प्स की उष्मायन अवधि है 0 से 1 सप्ताह, ऑप्शन बी है 1 से 2 सप्ताह, ऑप्शन सी है 2 से 4 सप्ताह और ऑप्शन डी है 5 से 8 सप्ताह। जल्दी से आंसर करिए आप लोग।
आंसर करेंगे 45 का। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 2 से 4 सप्ताह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, इन्फ्लुएंजा के उपचार हेतु उपयोग की जाने वाली एंटीवायरल दवा है। ऑप्शन ए है एसिक्लोविर, ऑप्शन बी है एसेल्टामिविर, ऑप्शन सी है इम्यूनोविर और ऑप्शन डी है जूडोवुडीन। ये भी मैंने आपको लिखने के लिए कहा था, मैंने आपसे कहा था कि ये लिख लीजिए, एक टेबल के फॉर्म में था तो मैंने कहा था आप लिख लीजिए, वहीं से प्रश्न पूछा गया है। तो आंसर करिए 46 का। इन्फ्लुएंजा के उपचार हेतु उपयोग की जाने वाली एंटीवायरल दवा है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ओसेल्टामिविर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, और छोटी बूंद संक्रमण के कारण होते रोग जो टीके से रोकने से होने वाले प्रयोग है वे सभी है सिवाय के। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? छोटी बूंद संक्रमण के कारण होते हैं जो टीके से रोकने से होने वाले प्रयोग है। इस क्वेश्चन को ही इधर उधर हो गया, इसमें टाइपिंग एरर कुछ आ गया है, ठीक है। एग्जैक्ट इसमें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग होल्ड कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। 48 आप लोग आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सा रक्त जनित रोग है? आंसर करिए। निम्न में से कौन सा रक्त जनित रोग है? ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस ई, ऑप्शन डी है उपरोक्त के सभी। आंसर करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 48 का, निम्न में से कौन सा रक्त जनित रोग है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई या उपरोक्त के सभी? जल्दी से आप लोग आंसर करिए। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये रक्त जनित रोग है, हेपेटाइटिस सी। अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, एक व्यक्ति में छोटी आंत में विषाणु के वृद्धि से उत्पन्न टीके, क्या है ये, बी के कारण हैजा दस्त होता है, बीजो कलेरी द्वारा उत्पन्न की है। एक व्यक्ति में छोटी आंत में विषाणु की वृद्धि से उत्पन्न, यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर आ रहा है, बीके उत्पन्न होने के, अच्छा ये जो है ये बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, अब ये क्वेश्चन सही हो गया। एक व्यक्ति में छोटी आंत में विषाणु की वृद्धि से उत्पन्न के कारण हैजा दस्त होता है, बीजो कलेरी द्वारा उत्पन्न की है। ऑप्शन है एंडोटॉक्सिन, ऑप्शन बी है एंटेरोटॉक्सिन, ऑप्शन सी है हेपेटोटॉक्सिन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 49 का, एक व्यक्ति में छोटी आंत में विषाणु के वृद्धि से उत्पन्न के कारण हैजा दस्त होता है, बीजो कलेरी द्वारा उत्पन्न की है। क्वेश्चन नंबर 49, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, एंटेरोटॉक्सिन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, टीका जिससे अनावरण के बाद दिया जाता है, ये सभी टीके हैं और कहा जा रहा है कि जिसे अनावरण के बाद दिया जाता है, खसरे का टीका, टाइफाइड का टीका, मम्प्स का टीका या रेबीज का टीका, किसी इनमें से किसे अनावरण के बाद दिया जाता है? जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। आंसर करिएगा आप लोग जल्दी से। टीके जिसे अनावरण के बाद दिया जाता है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रेबीज का टीका जो है वो अनावरण के बाद दिया जाता है। अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित सभी संक्रमण आरएनए वायरस से होते हैं सिवाय पोलियोमेलाइटिस, ऑप्शन बी है मम्प्स, ऑप्शन सी है रूबेला और ऑप्शन डी है चेचक। आंसर करेंगे आप लोग जल्दी से।
आंसर करिएगा। निम्नलिखित सभी संक्रमण आरएनए वायरस से होते हैं सिवाय पोलियोमेलाइटिस, ऑप्शन बी है मम्प्स, ऑप्शन सी है रूबेला, ऑप्शन डी है चेचक। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52। वेरिसेला जोस्टर से निम्न में से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, ऑप्शन बी है कुष्ठ रोग, ऑप्शन सी है सिम्फिलिस और ऑप्शन डी है छोटी माता। आंसर करिए आप लोग। वेरिसेला जोस्टर निम्न में से कौन सा रोग होता है? ये एक रोगाणु का नाम है वेरिसेला जोस्टर। इससे कौन सा रोग होता है? डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, सिम्फिलिस या छोटी माता? जल्दी से आंसर करेंगे 52 का। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, छोटी माता। ठीक है, छोटी माता इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, जीनस प्लाज्मोडियम के परजीवी के संक्रमण के कारण होने वाला प्रोटोजोल रोग है। ऑप्शन ए है टाइफाइड, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है डेंगू, ऑप्शन डी है ट्राइक्यूनसोलियासिस। आंसर करिएगा जल्दी से 53 का। 53 का आप लोग आंसर करें। जीनस प्लाज्मोडियम के परजीवी के संक्रमण के कारण होने वाला प्रोटोजोअल रोग है टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, ट्राइक्यूनोसोलियासिस। जल्दी से आंसर करें 53 का। भाई बहुत ही आसान प्रश्न था। मलेरिया, दैट इज प्लाज्मोडियम परजीवी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित सभी संक्रमण रक्त के संपर्क में आने से होते हैं सिवाय हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, हेपेटाइटिस सी। जल्दी से आंसर करिए। इसमें एलिमिनेशन मेथड भी आप लगा सकते हैं। निम्नलिखित सभी संक्रमण रक्त के संपर्क में आने से होते हैं सिवाय हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV और हेपेटाइटिस सी। जल्दी से आंसर करिए। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस सी। बाकी सभी के सभी रक्त के संपर्क में आने से होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55। आंसर करिए आप लोग। वायरस जो डेंगू का कारण बनता है, यहाँ पे वायरस का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि किस वायरस से डेंगू होता है। आर्बो वायरस, फ्लेवी वायरस, रेट्रो वायरस, ऑप्शन डी है DNA वायरस। जल्दी से आप लोग आंसर करिए। वायरस जो डेंगू का कारण बनता है। फिफ्टी 55 का आप लोग आंसर करेंगे जिससे डेंगू होता है। राइट आंसर इज फ्लेविवा वायरस, फ्लेवी वायरस। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। भारत में मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा का लक्ष्य है। ऑप्शन ए है 2014, 2025, 2027, 2030। जल्दी से आंसर करिए। अब हम अपने और कुछ ही MCQs बचे हुए हैं। अब ये क्लास खत्म होने वाली है तो आप लोग टेंशन ना लीजिए। और देखिए, जो लोग बिहार एनएम दे रहे हैं वो लोग ध्यान रखेंगे, ये जो MCQs है इसको कम से कम आप 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा। आपको जो थ्योरी वाली क्लास है उसको तो रिवीजन करना ही, 2-3 बार उसको रिवीजन करने के बाद आप MCQ जो है जो आप आज कर रहे हैं और एग्जाम से पहले 2-3 बार और कर लेंगे कि थ्योरी से जो चीजें आपको समझ नहीं आई होंगी वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और एक होता है ना कि कुछ चीजें अगर समझ में नहीं आती है तो उसको हम रट लेते हैं। तो अभी आपके लिए यही सही होगा कि अभी जो चीजें समझ में आ गई हैं ठीक है, जो नहीं समझ में आ रही है उसको रट लीजिए और कैसे एग्जाम में जाके गोला भर के आ जाइए, उसके बाद समझते रहिएगा। तो इसका आंसर करिएगा। मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा का लक्ष्य है 24 तक, 25 तक, 27 तक, 30 तक। 56। जल्दी से आंसर करिए।
राइट आंसर इज ऑप्शन डी 2023 सॉरी 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 57 का आंसर करिएगा। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल है IEC गतिविधियां, ऑप्शन बी है एड्स शिक्षा, ऑप्शन सी है विश्वविद्यालय संभाषण एड्स कार्यक्रम, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आंसर करिए आप लोग जल्दी से। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शामिल है IEC गतिविधियां, एड्स शिक्षा, विश्वविद्यालय संभाषण एड्स कार्यक्रम, उपरोक्त सभी। 57 का आंसर करेंगे आप लोग। राइट आंसर इज ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी के सभी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58। वेरियोला वायरस के कारण होने वाला संक्रामक रोग है। ये वायरस का नाम दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है इससे कौन सा रोग होता है। ऑप्शन दिया है छोटी माता, चेचक, खसरा, रुबेला। आंसर करिए आप 58 का। 58 का आप लोग आंसर करेंगे वेरियोला वायरस। आई होप कि आपने और जो थ्योरी वाली क्लास है दोनों उसको रिवीजन किया होगा। एक तो आपने क्लास किया होगा, क्लास के बाद जो नोट्स है उसको आपने लिखा होगा और लिखने के बाद फिर से उसका रिवीजन किया होगा। तो इतना सब करने के बाद अगर आप ये MCQ देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो आप राइट आंसर तक जा सकते हैं। जल्दी से आंसर करिए 58 का। वेरियोला वायरस के कारण होता है चेचक रोग। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देखिए MCQ सॉल्व करने का एक ये भी तरीका होता है कि जैसे मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, तो आप कॉपी पेन एक रफ लेके बैठ जाइए। जैसे 58 आया, ठीक है, और क्वेश्चन के पहले ही मैंने बता दिया था कि 60 या 61 क्वेश्चन है टोटल। तो आप 60-61 क्वेश्चन लिख लीजिए और उसके बाद जैसे आपके सामने प्रश्न आ रहा है पढ़ के और आप खुद उसमें लिखिए कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। मान लीजिए आपने ऑप्शन ए मारा, ठीक है, और मैंने आंसर ऑप्शन बी बताया, तो आप फिर से ए को कट करके बी लगाइए और ऐसे करके आप देखिए कि टोटल में आपने कितना सही आंसर किया और कितना गलत हुआ। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और जब आप एक बार क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं और उसके बाद जब आप सही देखते हैं तो वो लंबे समय तक आपको याद रखती है। तो जब भी आप MCQ सॉल्व करें, कोई भी MCQ हो गया, आप कोशिश करें कि आप कॉपी पेन लेके बैठे। मैं बार बार आपको कहता हूं कि अगर आपको सच में पढ़ना है, मेहनत करना है, जॉब लेनी है, तो आपको कॉपी पेन लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। केवल आप उठ के और मतलब दीवार के सहारे बैठ के और केवल मोबाइल देखने से नहीं होगा। वैसे MCQ नहीं होता है। MCQ का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि अगर MCQ मैं यहाँ पे करा रहा हूँ तो आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठे हैं, क्वेश्चन नंबर मैंने पहले ही बता दिया, आपने लिख लिया उतना, 1 से लेके 60 या 61 तक आपने काउंटिंग लिख लिया और उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आया, इसका आपने आंसर किया ए, मैंने बताया बी, तो वहां पे आप ए कट करके बी लिखिए और वैसे जब क्वेश्चन सारा खत्म हो उसके बाद आप देखिए कि आपने कितना आंसर सही किया और कितना गलत किया। ठीक है, तो जो आप गलत किए रहेंगे ना, तो उसको एक बार फिर से वीडियो देखिए और उसके बाद देखने के बाद आपको वो चीजें बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी। या हो सकता है कि अगर लंबे समय तक याद ना रहे, मतलब ना रहे, तो जब एग्जाम में वो प्रश्न आएगा ना, तो आपको दिमाग में तुरंत वो क्लिक कर जाएगा कि इसको मैंने गलत किया था, इसका आंसर ये होगा। तो MCQ ऐसे सॉल्व करिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59। छोटी चेचक के संचरण का तरीका है। ऑप्शन ए है बुद्धिक नामिक, ऑप्शन बी है संक्रमित रक्त, ऑप्शन सी है मच्छर, ऑप्शन डी है मूसक। जल्दी से आंसर करिए 59 का। छोटी चेचक के संचरण का तरीका है बुद्धिक नामिक, संक्रमित रक्त, ऑप्शन सी है मच्छर, ऑप्शन डी है मूसक। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए बुद्धिक नामिक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, निम्नलिखित में से सभी डिप्थीरिया के विभिन्न रूप है सिवाय। ऑप्शन ए है नासिया डिप्थीरिया, ऑप्शन बी है लैरिंगोट्रैकियल डिप्थीरिया, ऑप्शन सी है त्वचीय डिप्थीरिया, ऑप्शन डी है प्रणालीगत
डिप्थीरिया। जल्दी से आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 का। निम्नलिखित में सभी डिप्थीरिया के विभिन्न रूप हैं सिवाय नासिया डिप्थीरिया, लैरिंगोट्रैकियल डिप्थीरिया, त्वचीय डिप्थीरिया और प्रणालीगत डिप्थीरिया। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इसको छोड़कर, ठीक है, बाकी सभी के सभी इस डिप्थीरिया के रूप है, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ये लास्ट प्रश्न है आपका, ठीक है, दैट इज लास्ट प्रश्न 61 या 61। कुष्ठ रोग का यह भी कहा जाता है, कुष्ठ रोग को यह भी कहा जाता है, यानी कुष्ठ रोग को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है सोराइसिस, ऑप्शन बी है खाज, ऑप्शन सी है हैंसेन रोग, ऑप्शन डी है डायरिया रोग। तो जल्दी से आप आंसर करिए। कुष्ठ रोग को और किस नाम से जानते हैं? सोराइसिस, खाज, हैंसेन, डायरिया। आंसर करिएगा आप लोग। राइट आंसर इज हैंसेन रोग। कुष्ठ रोग को इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका लास्ट प्रश्न रहा। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस एमसीक्यू से, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, उसका रीजन भी मैंने बताया कि मैंने क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपकी क्लास 1 घंटे में मुझे खत्म करनी थी और आई होप कि हमने एग्जैक्ट 1 घंटे में सारे क्वेश्चन कर डाले। क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन बहुत होते हैं एक ही चैप्टर से, ध्यान रखिए कि एक ही चैप्टर से क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा होते हैं। तो आई होप कि आपको मजा भी आया होगा और आप अपनी पढ़ाई का स्तर भी देख सकते हैं कि जैसे हम पढ़ रहे हैं तो क्या मतलब मेरा जो पढ़ने का तरीका वो सही है कि नहीं, आप कितनी बार रिवीजन कर रहे हैं या केवल क्लास करके कॉपी बंद हो जा रहा है और फिर से क्लास के समय ही कॉपी ओपन हो रही है। तो आप ऐसा ना करें और इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा मेहनत करें। आने वाली जो वैकेंसी है अगर उसमें आपको जॉब लेना है तो आप मेहनत करते रहें। बाकी मैं भी आपको एमसीक्यूज करा ही रहा हूँ और थ्योरी पढ़ा ही रहा हूँ। मेरे तरफ से पूरा 100% दिया जाएगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो सिलेबस से बाहर ना आए। और मैं एक एक चीज़ आपको लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप रिवीजन करें आपके नोट से ही हो जाए, यानी पीडीएफ तो बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा, तो पीडीएफ से रिवीजन करना बहुत ही मुश्किल काम होगा, तो आप अपने नोट से ही रिवीजन करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल शाम 5 बजे, ठीक है, एक नए से चैप्टर के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और लगे रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच अगेन आप सभी को।